अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और इस वक्त रूबरू प्रोग्राम में मैं एक ऐसे डॉक्टर को पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, चूँकि आप को हमेशा से ही हम रूबरू प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने पेश करते हैं जो कौम व मिलत की खिदमत के जज्बे के साथ कौम की खिदमत के लिए आगे आती है। और ऐसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या ऐसे जो आवाम की खिदमत करने वाले शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी ज़िंदगी के हयात के शोबों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मकसद होता है कि ऐसे डॉक्टर्स को आपके सामने आपके रूबरू करने से आपको मुआशरे के अंदर कोई अच्छी चीज़ मालूम हो सकती है और इनसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए इन पे एहतियात करते हुए आप जो है कई एक तदाबीर इख्तियार करते हुए बीमारियों से बच सकते हैं नाज़रीन, और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई मुश्किलात से बच सकते हैं। आज हम बात करते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं नाज़रीन के सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपना इंटरव्यू दीजिए और AAZ न्यूज़ में सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आप मेरे नाज़रीन के लिए अपना तारुफ यानी इंट्रोड्यूस खुद दीजिए। जी, मैं डॉक्टर अरशद बेग मिर्ज़ा, जनरल डेंटिस्ट और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। फ़िलहाल मेरे खिदमत सेंट एंस हॉस्पिटल जो गुड़ी के दवाखाने के नाम से जाना जाता है वहाँ पे है। आप डॉक्टर साहब, वैसे आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि ख़ासतौर पे पुराने शहर में आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत ही ज़रूरत है, और मैंने भी देखा, हमारी टीम ने भी देखा कि सेंट एनिस हॉस्पिटल जो नवाब सबकुंड जहनुमा इलाके में मौजूद है, इसके अंदर दांतों के हवाले से, दांतों के जुमला अमराज के हवाले से आपकी खिदमत जो है ना बहुत ही मुतासर कुन रही। और ख़ास तौर से जो मरीज़ है आपसे रुजू होता है, आपकी बात सुनकर ही उसका मर्ज आधा कम हो जाता है। तो बहरहाल आपका जो रिलेशन है मरीज़ों के साथ बड़ा बेहतरीन है। आइए हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि जो दांतों में जिन जिन चीज़ों से कीड़ पैदा होती या दर्द पैदा होती, किन चीज़ों से एहतियात आवाम करना चाहिए? मिसाल के तौर पे ज़्यादा ज़र्दा खाने से, या यूँ समझिए कि बाज़ लोगों को पान का शौक़ होता है वो ज़्यादा खाने से, या यूँ समझिए कि बाज़ लोग ठंडा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते, या यूँ समझिए कि ख़ास तौर पे बच्चे 12-14 साल की उम्र या अब तो बड़े लोग भी आइसक्रीम का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता हो ज़्यादा एजड जो लोग रहते वो लोग चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल आपका ये है कि किन चीज़ों से क्या ये चीज़ें दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकती है? आप हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइए। सबसे पहले दांतों को ख़राब होने से बचाने के लिए सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जिसकी वजह से आप डेंटल केरीज, कीड़ जिसे कहते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप। और बहुत सारे लोग जनरली यहाँ पे इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पान, जर्दा, छालिया यूज़ करते हैं, जिसके वजह से मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से मुंह खुलना बहुत कम हो जाता। वो 4 स्टेजेस में रहता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इंजेक्शन से उसे रोक सकते हैं। अच्छा। 3rd 4th स्टेज जाने के बाद सर्जरी करना पड़ता। ऐसी नौबत के कई पेशेंट्स देखा हुआ हूँ मैं। तो पान जर्दे से रिलेटेड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, सफाई से रिलेटेड आप ब्लीडिंग गम्स है, डेंटल केरीज है, और ये दोनों चीज़ मोस्ट कॉमन है, ब्लीडिंग गम्स एंड डेंटल केरीज। डॉक्टर साहब, खत कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, पीछे मैं आपको, ख़ास तौर पे जो यूथ है, ख़ास तौर पे यूथ जो है गुटके में मुब्तला है डॉक्टर साहब, तो इसको छोड़ने के लिए जिससे ज़्यादातर नुकसान होता है, तो इसके लिए आपका क्या मशवरा नौजवानों के लिए? मैं ऐसे कई पेशेंट्स देखा हुआ हूँ जिसकी जान जा चुकी है ये गुटखा, तंबाकू, छालिया की वजह से। बहुत जवान लोग कई ऐसे देखा हूँ मैं जिसकी वजह से वो जो केमिकल्स जो रहते हैं उसमें, छालिया, तंबाकू में, उसकी वजह से अपने चीक्स पे कैंसर में तब्दील हो जाता हो। कई 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद वो केमिकल्स की वजह से कैंसर में तब्दील होने की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान भी खो चुके हैं। अगर ट्रीटमेंट भी कुछ करवाए तो उसमें लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं रहता, 5 से 10 साल की उम्मीद दे सकते बस। डॉक्टर साहब, जैसे मेरा अभी यूथ में शायद मेरे इस वक्त सामने आप तो सुन रहे हैं, यूथ के लिए मेरी ये सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप खुद का और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल करें। आप इससे आपका खुद का नुकसान नहीं होता, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो लोग का भी नुकसान होता है इसमें।
और डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल ये था कि ख़ास तौर से जो यूथ के लिए आपका जो मैसेज था अभी, मैं ये आपसे सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई नौजवान को कोई दर्द पैदा हो चुका है, जैसा कि आपका जिस तरफ इशारा करें आप गुटके की तरफ से, तो क्या आपसे रुजू होना चाहिए? आप अपना पता या फ़ोन नंबर के ऊपर आपसे ज़रा बोलिए कि आपसे आप रुजू हो सकते हैं, इमीडिएटली रुजू हो सकते हैं। अगर आप छालिया तंबाकू कुछ भी यूज़ करते हैं, आपको छाले आ गए और 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए, मतलब वो हील नहीं हो रहा है, तो आप फौरी तवज्जो देके रुजू कर सकते हैं आप बिल्कुल। और मेरा नंबर 7981361560 है। ये नॉर्मल कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर रुजू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि साल में 1 या 2 मरतबा जी, चाहे उम्र की कोई क़ैद नहीं है, जिनको भी जो भी दांतों उनके जो महफूज दांत हैं वो लोग क्या बतौर एहतियाती तौर पे आप लोग से रुजू होना चाहिए, मुआयना कराना चाहिए, आपका क्या मशवरा? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। ये डेंटल डिसीज़ेस प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर 6 महीने में डेंटिस्ट से मुलाकात करना चाहिए। आप जनरल चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि कुछ भी इनिशियल स्टेजेस में अगर ब्लीडिंग गम्स है या फिर डेंटल केरीज इनामल में पहले इनामल ख़राब होता, फिर डेंटिन ख़राब होता, फिर नस तक चले जाता। तो अगर हर 6 महीने में आप अगर चेकअप करवा रहे हैं, तो आप इनामल डेंटिन में जब तक ये डेंटल केरीज जो कीड़ जिसे कहते हैं हम, अगर हम उसे एग्जामिन करके पहचान लिए तो आप इनामल डेंटिन में ही उसको रोक सकते हैं। नस तक अगर चले गया तो हम लोग उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता, फिर प्लस कैप लगाना पड़ता, जिसकी वजह से ख़र्चा ज़्यादा हो कि पेशेंट्स जनरली आवाम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो हर 6 महीने में एक जनरल चेकअप करवाने की वजह से आपको 70-80, अब तो लाइफ स्पैन बढ़ गया, 70-80 ईयर्स तक आप जो संभालना है वो दांत आप संभाल सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती, हर 3 महीने में अगर चेकअप करवाए तो बेहतर रहता, क्योंकि उन लोगों को गम डिसीजेस और पेरियोडोंटल डिसीजेस ज़्यादा रहते। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है कि लोगों के अंदर ये एक चीज़ का सोचना है, समझना है, या थिंकिंग है, या उनकी समझ है कि दांत निकालने से उसका असर आँखों की बीनाई के ऊपर, रोशनी पे पड़ता है। ये कहाँ तक सच्चा है? ये बिल्कुल 100% सच नहीं है। दांत निकालने की वजह से आपकी बीनाई पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, हाँ, बट ये सच्चाई ये भी है कि जब ऊपर के दांत निकालते हैं, ये साइंटिफिकली मतलब एक स्टडीज़ हुए हैं जिसमें ऊपर के दांत निकालने के लिए जब इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन अगर एस्पिरेट बगैर करे, मतलब सीधा ब्लड वेसल में अगर दे दिए इंजेक्शन, अच्छा, तो उसमें जो सुन का इंजेक्शन जो रहता सही आँखों तक, आँखों के रगों तक पहुंच सकता। अच्छा, उसके वजह से जो ब्लड वेसल रहती है उसमें मसल्स भी रहते, अच्छा, वो स्पैज़म होने के वजह से थोड़े केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें बीनाई गई, बट बहुत लो परसेंटेज जी है उसका। बट दांत निकालने से बीनाई नहीं जाती, आँखों की नर्व अलग है, दांत को जो सप्लाई करती वो नर्व अलग है। डॉक्टर साहब ख़ास तौर से जो एक आदमी को अक्ल दाढ़ जो 17 साल से लेकर 25 या 25 से ज़ायद साल की उम्र में अक्ल दाढ़ बोल के आता है, अब उसको आम फहम ज़बान में डॉक्टरी लाइन में पता नहीं क्या उसको याद किया जाए, तो ये जो है जब जाहिर होता है 25 साल के बाद या 17 के बाद कभी भी, तो इसमें अगर दर्द शुरू अगर हो जाता है तो क्या उसको हम निकाल सकते हैं? निकालने से दूसरे जो दांतें हैं जो पहले से है मौजूद, उन पर कुछ असर होता है? जी, इससे मुराद 3 या 4 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट पेन। अब 17 साल, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जो एज बोले आप वो भी एक रेंज है, 17 से 25 साल के बीच में विजडम टीथ आते हैं। जब विजडम टीथ एरप्शन मतलब ओरल कैविटी के अंदर जो आते हो, तब एक पेन रहता, एरप्टिव पेन बोलते हैं उसे। अच्छा, वो थोड़े दिन के लिए रहता, चले जाता। और अगर आपके लोअर जॉ में अगर जगह नहीं है तो दांत कंप्लीटली ओरल कैविटी के अंदर नहीं आता, और या फिर उस एंगुलेशन में रुक जाता हो, उसको इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं, इम्पैक्टेड विजडम टूथ। अच्छा। वो इम्पैक्शन होने के वजह से 2 दांतों, एक सामने का दांत है, ये विजडम टूथ है, लास्ट दांत, ये दोनों के बीच में खाना जम के आगे का दांत भी खराब हो जाता। तो अगर ऐसा है कुछ आपको रिकरेंट, इसमें क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं खाना जमने के वजह से, या फिर
लास्ट जो विजडम टूथ है, विजडम टूथ के ऊपर का जो मसोड़ा रहता, उसके नीचे खाना जाके भी इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस रहते हैं। अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो इट इज़ इंडिकेटेड फॉर रिमूवल, मतलब दांत आप निकाल देना बेहतर है। और ज़्यादा रुकने की वजह से क्या होता, आगे का दांत भी खराब हो जाता है। तो एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात यह है कि अभी जो मौजूदा सूरत है ना, ख़ास तौर पे मैं देखा कि जो है लड़की या आप तो बॉयज़ भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि दांत को जो बाहर निकल जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना कुछ वो करें। तो इससे क्या है, कुछ नुकसान होते हैं या नहीं कर सकते? जी, इससे नुकसान बिल्कुल नहीं होता। इससे नुकसान जनरली जो सामने दांत अगर सामने प्लेस्ड है तो उसको प्रोक्लिनेशन बोलते हैं। अच्छा। प्रोक्लिनेशन दो चीज़ों के वजह से हो सकता है, या फिर स्केलेटल वजह। स्केलेटल मतलब हड्डी ही सामने रहती, जिसमें पेशेंट कुदरती तौर पे जेनेटिक, जनरली जेनेटिक रहता हो सही, जिसमें या फिर दांत सामने रहता है। ये दो चीज़ अब एक्सरेस लेके आप डिसाइड करते कि प्रॉब्लम स्केलेटल है या फिर डेंटल है। अच्छा। डेंटल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हो सकता है। स्केलेटल जो मेजर केसेस रहते हैं, मेजर जो डेंटल से कामोफ्लेज नहीं कर सकते, उन केसेस में सर्जरी करना पड़ता, बट सर्जरी इज ऑल्सो नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। अच्छा। तो आपको ये ट्रीटमेंट करवाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे बोलते, वो क्लिप्स लगा के एक रहता, और एक इनविजिलाइन अलाइनर्स, मतलब आपको दिखते नहीं वो बाहर। ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है। इसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी जो जिक्र कर रहे हैं आप, ख़ासतौर पे चूँकि आप गुड़ी के दवाखाना जो सेंट एनिस हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, गुड़ी के दवाखाने से लोग उसको मारूफ है, जानते हैं, तो वहाँ पर भी आप टाइम देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ आप बोले, ख़ासतौर पे जो अतराफ रहने वाली जो बस्तियाँ हैं, ऐसे बच्चियाँ या बच्चे आपसे रुजू हो सकते हैं? बेशक बिल्कुल। आप कुछ अपने मुंह के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम दिखा आपको या फिर है समझ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपसे मेरे से रुजू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर आप अपना फ़ोन नंबर वाज़े अंदाज में बोलिए थोड़ा, ताकि लोग रुजू होकर आपसे मशवरा कुछ हासिल कर सकें। जी, मेरा मोबाइल नंबर 7981136150। ये व्हाट्सअप प्लस कॉल दोनों के लिए है नंबर। आपका टाइमिंग डॉक्टर साहब? जी, मैं फ़िलहाल शाम में अवेलेबल हूँ 4 से 7। अगर आप सुबह में भी दिखवाना चाह रहे हैं तो आप कॉल ये नंबर पे या फिर हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा चूँकि तवेल बातचीत होते जा रही है, काम के सवाल तो मैं आपसे फिर एक आखिरी कर देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये है कि जो ख़ास तौर पे लड़की या लड़के, अभी मैं बता दूँ कि दोनों हो गए आजकल, तो अपने दांतों को तराशते हैं, जो एक लेवल करने के लिए नीचे से तराशते, जैसा उर्दू में उसको तराशना बोलते हैं, वो इंग्लिश में आपकी ज़बान में पता नहीं, तो वो तराशने से नुकसान होता है क्या बाकी दांतों को? ज़रा सा वो वाज़े अंदाज में आप इसको उसका वो खुलासा कीजिए। तराशना डेंटिस्ट के पास बोल रहे हैं हम? हाँ, जो है उसी के पास। ये अभी जो इससे पहले जिक्र कर रहे थे हम लोग, अगर दांत आगे प्लेस्ड है, इसमें फास्ट ट्रीटमेंट, कई पेशेंट्स ऐसे रहते कि आगे 2 महीनों में शादी है, कुछ करो डॉक्टर साहब। तो ऐसे केसेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, 2 महीनों में ट्रीटमेंट नहीं होता। कम से कम साल, 1.5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द केस, इतना टाइम लगता। थोड़े पेशेंट्स ऐसे रहते जिनकी शादी 2 महीने में रहती, तो उस केसेस में, वैसे केसेस में एक ऑप्शन ये है कि डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन है वो एक्चुअली। इमरजेंसी जो पेशेंट की ख्वाहिश की वजह से करते हैं, जनरली नॉट एडवाइजेबल। अच्छा। नॉट एडवाइजेबल, बट वो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि आपको 2 वीक्स के अंदर आप नई स्माइल पा सकते हैं। वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास भी अवेलेबल। नुकसान मतलब आपके दांत जो सामने प्लेस है, उसको जो तराशने की वजह से आपको नस का ट्रीटमेंट करना पड़ता। दांत को पीछे करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर कैप्स लगाते, तो आपकी टूथ जो है उसकी ब्लड सप्लाई चले जाते, टूथ नॉन वाइटल हो जाता। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, ASN न्यूज़ के लिए वक्त देने के लिए और हमारे नाजरीन को टाइम देने के लिए मैं आपसे बहुत से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आइंदा भी इस मौजू के ऊपर आपसे इसी को तौसी देते हुए एक ही स्टेटमेंट रहेगा,
लेकिन इसी को और उससे तौसी के माने इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए और एक इंटरव्यू आपसे, मैं समझता हूं कि नाजरीन को शायद तशफ़ी बख्श जवाब अभी नहीं मिल सका होगा, तो बहरहाल जो है एक और प्रोग्राम हम करेंगे। और नाजरीन, जैसा कि आपको अभी एक डॉक्टर साहब से हमने मुलाकात करवाई है, और ख़ास बात आपको मैसेज देना ये है कि सेंट एनिस हॉस्पिटल जो जहानुमा नवाब सबकुंटा इलाके में एक मशहूर दवाखाना है और ख़दीम टाइम से वक्त से आपकी खिदमत जो है ना कर रहा है, इसकी खिदमत के हवाले से आप लोग जानते हैं। और उसी दवाखाने के अंदर एक है डॉक्टर अली, जो हमारे डॉक्टर साहब के एक साथी है, बड़ा बेहतरीन जो है ना डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है। और डॉक्टर अली के ताल्लुक से मैं ज़रूर नाज़रीन आपसे कहना चाहूँगा, जी खुदा न खास्ता आप कोई मर्ज़ में मुब्तला ना हो, मेरा ऐसा कोई इरादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का अगर मर्ज़ लाहक अगर हो तो एक मरतबा आप सेंट एनिस हॉस्पिटल में डॉक्टर अली से रुजू होकर मशवरा ज़रूर करें। बहुत ही ईमानदार डॉक्टर और गरीबों का मसीहा डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर अली। और वो ना सिर्फ ये कि हमारे सेंट एनिस हॉस्पिटल में वक्त देते हैं नाज़रीन, इसके अलावा असरा हॉस्पिटल और दीगर शहर के मारूफ जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी देते हैं। उन्हीं की तरबियत पे, उन्हीं के साथ ही हम हमारे डॉक्टर साहब, मैं जितने भी औसाफ डॉक्टर अली के गिनाया वो सारे औसाफ हमारे डॉक्टर साहब में भी मौजूद है। और एक मैं आपको ये भी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरे वाइफ भी डॉक्टर है, डॉक्टर जरा खुल के हमारे नाज़रीन को बोलिए, लेडी डॉक्टर, वो नंबर भी बोलिए। फिलहाल लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है। कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते सिर्फ लेडी डॉक्टर से करवाना चाहते, उन लोगों के लिए लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है। आप ज़रूर कुछ भी चेकअप करवा सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से आपका नंबर दे दीजिए, यहाँ पे सेम नंबर है, सेम नंबर, एक मरतबा बोल दीजिए जी। फ़ोन नंबर 7981361560, डॉक्टर अरशद जी। नाज़रीन, चलो एक और इनकी शफ हमारे डॉक्टर साहब ने क्या, ना सिर्फ ये कि दांतों के ताल्लुक से जो है ना आप माहिर है उसके, इसके अलावा जो निस्वानी अमराज जो होते हैं, जो पोशीदा जो अमराज होते हैं, ख़ासतौर पर निस्वान के माने होते हैं जनानी, उनके लिए भी जो है जनानी डॉक्टर खुद आपके, अगर आपके पास, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर टाइम है तो मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेंट एनिस हॉस्पिटल में जनरली प्रेग्नेंट पेशेंट्स ज़्यादा आते, सही है, वहाँ पे डिलीवरीज ज़्यादा होते, तो बीच प्रेगनेंसी में डेंटल पेशेंट्स आ जाते हैं कि अपने डेंटल प्रॉब्लम्स लेके, और उन लोगों को ये डाउट रहता है कि कुछ ट्रीटमेंट करवाए या ना करवाए, एक्सरे लें या ना लें, एंटीबायोटिक्स कुछ लें या ना लें, पेन किलर्स कुछ लें या ना लें। तो प्रिवेंटिव ऑप्शन ये है कि आप प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो पहले चेकअप करवा लो। आप चेकअप करवा के आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बाद प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो ये बेहतर है। अगर बीच प्रेगनेंसी में कुछ भी आ गया तो एडवाइस ये है कि कोई भी ट्राइमेस्टर मतलब हर 3 महीने, पहले 3 महीने एक ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कोई भी ट्राइमेस्टर में आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवा सकते, या फिर इलेक्टिव ट्रीटमेंट कुछ भी करवाना है तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा सकते। इसमें कोई कुछ डरने की बात नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, कौन से भी डेंटल दवाखाने को जाओ, आप ये दिमाग में रखिए कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप कोई भी ट्राइमेस्टर में करवाते हैं। बट ये ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक्स लेने से पहले या फिर पेन किलर्स लेने से पहले ज़रा एहतियात करना चाहिए, यानी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उसके बाद में लेना चाहिए। बहरहाल हमारी बात को हम यह नाज़रीन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नए मौजू के साथ फिर हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।